Hello, literature lovers. Welcome to Lit Club. Hope you all are doing great. And today we are going to discuss Joseph Conrad's The Lagoon, a short story. Let's begin. पहले तो हम टाइटल को ही समझ लेते हैं कि लगून क्या होता है. व्हाट इज लगून? सो बेसिकली लगून इज अ एरिया सराउंडेड बाय लैंड. ठीक है, इन द सी और नियर द सी. ठीक है, समुद्र के किनारे कुछ ऐसा एरिया रहता है जो कि पानी से इकट्ठा रहता है और वो डायरेक्ट सी से कनेक्टेड नहीं रहता है. कहने के उसको चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ रहता है. ओके, और इसमें जो पानी रहता है वो काफी रुका हुआ सा रहता है. सो दिस इज व्हाट लगून इज. नाउ ये इस स्टोरी में कैसे इम्पोर्टेंट है उस चीज को हम लोग विद इन द स्टोरी और क्वेश्चन करते वक्त समझेंगे. सो लेट्स बिगिन. इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ऑथर जोसेफ कॉनराड है. इन्होंने इसको 1897 में पब्लिश किया. एक शॉर्ट स्टोरी साथ में एक कॉलोनियल फिक्शन भी है. कॉलोनियल फिक्शन को भी हम आगे धीरे धीरे देखेंगे, समझेंगे क्या होता है. सो सेटिंग क्या है कि एक रिमोट लगून इन मलय आर्किपेलागो, दैट मींस अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द सी अराउंड देम. सो छोटे छोटे आइलैंड रहता है, उसके किनारे पूरा सी रहता है, उसको हम कहते हैं. और उसी के अंदर जो एरिया होता है उसको हम लोग लगून कहते हैं. ओके, सो इसमें कुछ कैरेक्टर्स के नाम देख लेते हैं. जैसे टुआन है, एक व्हाइट यूरोपियन, द साइलेंट ऑब्जर्वर इन द स्टोरी. ही सर्व्स एज अ नैरेटिव फ्रेम. सो एक व्हाइट पीपल आपको देखने को मिलता है जिसका नाम टुआन है, यूरोपियन है, जो कि वहां पे आता है लगून पे और सिंपली वो उसकी स्टोरी सुन रहा होता है. किसकी? जो सेंट्रल कैरेक्टर है, अरशद की. एक मलय मैन है, टॉर्चर्ड बाय हिज गिल्ट एंड पास्ट डिसीजेस. सो इसने पास्ट में कुछ तो ऐसा किया हुआ है जिसकी वजह से ये काफी गिल्ट में है. उसकी इस स्टोरी को टुआन जो है वो सुनता है. दिया मिलन अरशद की वाइफ है और जिसको उसने रेस्क्यू किया था या भगा के लाया था और एक ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस के थ्रू वो गुजरती है. अरशद का ब्रदर है जो कि फिगर है किस चीज का? लॉयल्टी का, सेक्रीफाइस का, हु डाज इनेबलिंग अरशद एस्केप. सो हम स्टोरी में समझेंगे कि ये कैसे ये चारों कैरेक्टर्स या बेसिकली अरशद जो स्टोरी सुना रहा होता है टुआन को, कैसे उसमें उसके ब्रदर और उसके वाइफ का रोल है, क्या है. कमिंग टू द प्लॉट समरी. सो द स्टोरी बिगिंस विद द व्हाइट मैन arriving to a remote lagoon to visit his friend Arshad. So Tuan फ्रेंड और बोटमैन के साथ उस लगून में आता है जहाँ पे अरशद उसका फ्रेंड रहता होता है. और जो व्हाइट मैन के साथ के कंपेनियंस हैं या जो जो बोटमैन्स हैं वो उस लगून में आने से मना कर देते हैं. बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम लगून इज अ बैड ओमेन, अ साइन ऑफ बैड ओमेन. वहां पे आत्माएं वगैरह ये सब रहती हैं, इस वजह से वो आने से मना करते हैं. बट व्हाइट मैन आता है. नाउ जब वो आता है देन ही फाइंड्स अरशद डीपली ट्रबल्ड एंड दिया मिलन ग्रेवली इल. तो वो देखता है कि अरशद काफी परेशान है और उसकी वाइफ जो है दिया मिलन वो बीमार है, बुखार में है बहुत ज्यादा. हाँ, as the night falls and the two men sit beside the dying women, Arshad begins to recount the story of his past. तो दोनों दिया मिलन जो कि मर रही होती है एक तरीके से कह लो, क्योंकि दवाइयां वगैरह है नहीं. दोनों व्हाइट मैन और अरशद अरशद दोनों बैठ जाते हैं और वो पुराना अरशद जो है कि अपनी पुरानी स्टोरी बता रहा होता है कि years ago अरशद and his brother were servant in Raja's court. So राजा है और इसकी वाइफ है इंचिमिडा. ओके, उसका नाम नहीं लिखा हुआ है बट उसकी वाइफ है इंचिमिडा. सो वो उनके यहाँ पे अरशद और उसका ब्रदर दोनों काम कर रहे होते हैं एज अ सर्वेंट. वहीं पे दिया मिला जो है वो राजा की हाउस होल्ड, मतलब इंचिमिडा की वो एक सर्वेंट है. उससे उसको प्यार हो जाता है अरशद को. लेकिन बिकॉज सच अ रिलेशनशिप वॉज फॉरबिडन ही प्लॉटेड टू फ्ली विथ हर. नाउ अब राजा के यहाँ पे इस तरीके के रिलेशनशिप्स की एक सर्वेंट दूसरे सर्वेंट के साथ लव में है, ये फॉरबिडन था. ओके, तो अरशद और उसका ब्रदर मिलके एक प्लान बनाते हैं, प्लॉट करते हैं कि हम दिया मिला के साथ भाग जाएंगे. हिज ब्रदर एवर लॉयल हेल्प देम टू एस्केप. उसका ब्रदर जो कि काफी लॉयल रहता है और वो उन दोनों को हेल्प करता है एस्केप करने में, भागने में, वहां से मदद करता है. एज राजा's मैन परस्यूड देम दे केम अंडर अटैक. सो राजा के जो राजा है उसके पर्सन्स जो है कि वो इन लोगों का पीछा करते हैं और फाइनली उन लोगों को अटैक करते हैं. अरशद had to chance to return back and help his brother, but he chooses to instead to flee with Dia Melon. His brother was scared. Now, अब अरशद का जो ब्रदर है वो उनको कहता है दिया मिलन और अरशद को कि तुम लोग भाग जाओ, मैं इनसे लड़ता हूँ. तो ये लोग भागने लगते हैं. तब जो उसका ब्रदर है वो देखता है कि जो इनकी संख्या है, जो इनके नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं. और फिर वो लास्ट में जब हारने लगता है उसका ब्रदर, तो वो अरशद को आवाज भी देता है कि मुझे बचा लो. बट अरशद जो है वो दिया मिला के साथ भाग जाता है, वापस नहीं आता अपने ब्रदर के लिए और उसका ब्रदर की डेथ हो जाती है. द गिल्ट ऑफ दिस बिट्रेयल हैज हॉन्टेड अरशद एवर सिंस. और ये जो बिट्रेयल उसने किया अपने ब्रदर के साथ
वो उसको पूरे लाइफ हॉन्ट कर रहा होता है तब से, जब से उसने ऐसा किया है। नाउ विद दिया मेलन डाइंग, ही इज फोर्स्ड टू कन्फ्रंट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शन। सो अब वो, जब दिया मेला मर रही होती है, तो वो अब कहता है कि वो जो उसने कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं उसकी लाइफ में, कि उसने अपने भाई को भी खो दिया, अब उसके लव को भी खो दिया, अब वो उन लोगों को कन्फ्रंट करेगा, उनसे जाके लड़ेगा। The story ends with Arthur alone, desolate, and going to return to the world and seek justice for his brother's death. Now, तुआन जो है, व्हाइट मैन, वो अरशद को ऑफर करता है कि वो उनके साथ बोट में चले, क्योंकि अब उसके पीछे कुछ नहीं बचा है। बट अरशद जो है कि वो पूरी तरीके से डिटरमाइंड है कि वो अब जाएगा और अपने ब्रदर, जो उसकी डेथ हो चुकी है, उसका वो बदला लेगा, उसके लिए जस्टिस लेगा। ओके, सो और ये जो उसका अंदर गिल्ट है उसको भी कम करेगा। सो द व्हाइट मैन डिपार्ट्स, लिविंग अरसर टू फेस हिज इनर टर्मोइल। अब वो अंदर उसके टर्मोइल चल रहा है, वो सब कुछ छोड़ के जो व्हाइट मैन है वो पास्ट हो चला जाता है। नाउ थीम्स की बात करें तो देर इज गिल्ट एंड रिमोर्स। सो गिल्ट क्या है, कि अरशद जो है कि प्लेग्ड है बाय द गिल्ट ऑफ द अबंडिंग हिज ब्रदर, अपने ब्रदर को छोड़ दिया, इस वजह से वो काफी गिल्ट और रिमोर्स में है। लव एंड सेक्रीफाइस, सो देयर इज अ कंट्रास्ट बिटवीन रोमांटिक लव एंड पैटर्नल लॉयल्टी। सो एक तरफ तो रोमांटिक लव है, अपनी लवर को दाया मिलन को लेके भाग जाता है, वही दूसरी तरफ उसका ब्रदर है जिसको उसको बचाना चाहिए था, बट वो नहीं बचाता है, जो कि काफी लॉयल है। तो एक दूसरे, दोनों तरीके की चीजें दिख रही हैं यहाँ पे। now यहाँ पे कॉलोनियल गेज भी देखने को मिलता है, कॉलोनीज वगैरह बन रही थी और व्हाइट मैन उसी कॉलोनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। थ्रू तुआन, कॉनराड प्रेजेंट अ यूरोपियन पर्सपेक्टिव ऑफ नेटिव लाइफ। सो अब उसमें तुआन का क्या रोल है? पूरी स्टोरी में तुआन केवल एक लिसनर है, वो चीजों को बस सुन रहा है और वहां से आता है, वहां से चला जाता है। उसको रात बितानी है वहां पे। तो जो कॉलोनाइजर्स जो थे, उन्होंने क्या किया, कॉलोनीज में जब वो आए तो उनका जब तक उनको काम था वो रहे और उसके बाद चले गए, विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द नेटिव्स। तो ऐसा ही कुछ इस स्टोरी में भी हमको देखने को मिलता है कि टुआन जो व्हाइट पर्सन है, उसको रात में रुकने के लिए एक जगह चाहिए थी, तो वो रात भर रुकता है, उसकी स्टोरी सुनता है और फिर वापस चला जाता है। डेथ एंड डिsillusionment भी यहाँ पे देखने को मिलता है कि दिया मेलन की डेथ सर्व्स एज अ मेटाफर फॉर अरशद इनर एम्प्टीनेस। और वो जैसे उसकी डेथ होती है, उसके अंदर जो एक एम्प्टीनेस है वो दिखाता है। देन देयर इज आइसोलेशन आल्सो, बोथ फिजिकल, जंगल सेटिंग वो भी आइसोलेशन में है। जो लगून होता है वो अपने आप में काफी आइसोलेट होता है, क्योंकि वहां पे कोई जाना नहीं चाहता है। वहीं पे इमोशनल आइसोलेशन, अरशद का ग्रीफ और मोरल एक्साइल भी देखने को हमको मिलता है। कुछ एक कोटेशंस देख लेते हैं कि कैन यू सी नाउ, अरशद फाइनल क्वेश्चन टू टुआन, सिंबलाइजिंग हिज मोरल अवेकनिंग, कि क्या तुम देख सकते हो, अब मुझे जाना है, मुझे मेरा भाई बुला रहा है, मुझे उसके लिए जस्टिस चाहिए, ऐसा वो बोलता है। सो दिस इज हिज, चलो कि मोरल अवेकनिंग की बात कर रहा है। ही हु हैज अ ब्रदर इज नॉट अलोन, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉयल्टी एंड लॉस। सिंबल्स की बात करें तो सबसे पहला जो लगून है वो सिंबल है किसका, मेटाफर फॉर इमोशनल स्टैग्नेशन एंड मोरल एम्बिग्यूटी। सो स्टैगनेंट कोई चीज रुका रहता है और उसमें उसके बाद वो चीज, उसमें कुछ चेंज नहीं आ रही होती, तो लगून भी उसी चीज का एक मेटाफर है कि जो अरशद है वो पूरी तरीके से इमोशनली एक ही जगह पे रुका हुआ है, और वो उसके अंदर जो एक गिल्ट है वो देखने को मिलता है, और उसके मोरल अम्बिग्विटीज भी हैं कि क्या वो करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। सो नेक्स्ट इज लाइट एंड डार्कनेस, कॉमन इन कॉनराड्स वर्क्स, यूज्ड टू रिफ्लेक्ट मोरल डिलेमास। तो हार्ट ऑफ डार्कनेस इनका एक वर्क है। ऐसे इनके वर्क्स में लाइट और डार्कनेस जो है वो सिंबल्स हैं मोरल डिलेमास का, गुड वर्सेस इविल, समझ लो एक तरीके से। द जंगल, सिंबल ऑफ अननोन, प्राइमल एंड सबकॉन्शियसनेस, ये सब सिंबल है जंगल के। नाउ नैरेटिव टेक्निक की बात करें तो इसमें फ्रेम नैरेटिव है। ओके, फ्रेम नैरेटिव क्या होता है? द आउटर नैरेटिव इज फॉर्म ऑफ टुआन्स पर्सपेक्टिव, द इनर नैरेटिव इज ऑफ अरशद कन्फेशन। सो फ्रेम नैरेटिव बेसिकली स्टोरी विद इन स्टोरी कह सकते हो, होता है कि एक स्टोरी तो टुआन के पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं कि टुआन आ रहा है, वहां पे लगून में रहता है। दूसरी स्टोरी जो है इनर नैरेटिव, जो अरशद के कन्फेशन की बात आती है कि वो कैसे अपने ब्रदर को छोड़ के हो गया। सो दिस इज कॉल्ड फ्रेम नैरेटिव। नाउ लिरिकल और एटमॉस्फेरिक प्रोज टिपिकल इन कॉनराड्स स्टाइल में देखते हैं, काफी लिरिकल वे में इन्होंने ये पोइट्री लिखी हुई है। मीन्स द वे ही डिस्क्राइबिंग द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग्स, वो चीज। यूज ऑफ फ्लैशबैक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एलिमेंट्स इन अरशद मोनोलॉग। सो फ्लैशबैक और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी हमको देखने को मिलता है व्हेन अरशद इज डिलीवरिंग हिज स्टोरी। स्टाइल और लैंग्वेज की बात करें तो इमेजरी काफी ज्यादा है, नेचर की बात हो रही है, नेचर को काफी ज्यादा उन्होंने इमेजरी के तौर पे यूज किया है। देन रिफ्लेक्ट्स मॉडर्निस्ट कंसर्न, एलियनेशन, मोरल क्राइसिस, नैरेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज, ये सब चीजें मॉडर्न टाइम में हमें देखने को मिलती हैं, कि उसमें एलियनेशन भी दिखाया जाता है,
मोरल क्राइसिस भी होती है, नैरेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज का भी हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज कर रहे हैं, फ्रेम नैरेटिव यूज करें जो कि ट्रेडिशनल नैरेटिव स्टाइल में नहीं हुआ करता था। देन लिरिकल बट ऑल्सो इंट्रोस्पेक्टिव, लिरिकल तो है, काफी रोमांटिक वे में चीजों को दिखाया गया, डिस्क्राइब किया गया है कि रोमांटिसिज्म में जो नेचर को डिस्क्रिप्शन है वैसा कुछ डिस्क्रिप्शन है, लेकिन साथ में इंट्रोस्पेक्टिव भी है, हम उस चीज को समझते भी हैं, मोरल डिलेमास को भी अंडरस्टैंड करते हैं। अब क्रिटिकल इंसाइट्स की बात करें अगर हम, तो कॉलोनियल कॉन्ट्रास्ट भी देखने को हमको मिलता है इसमें, कि द यूरोपियन कैरेक्टर रिमेन इमोशनली डिस्टेंट, जो कि उसमें टुआन का कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से इमोशनली डिस्टेंट है उससे, उससे कोई लेना देना नहीं, हाईलाइटिंग द कॉलोनियल डिटैचमेंट फ्रॉम द नेटिव लाइफ। तो ये दिखा रहा है कि कॉलोनियल लोग जो कॉलोनाइजर्स हैं वो कैसे डिटैच रहते हैं नेटिव लाइफ से। मोरल एम्बिग्यूटीज भी है। अरशद इज नीदर हीरो नॉर विलेन, ठीक है, हम उसको हीरो भी नहीं कह सकते, विलेन भी नहीं कह सकते। हिज ह्यूमैनिटी लाइज इन हिज कॉन्फ्लिक्ट, उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो ह्यूमन बिहेवियर है वो उसके लाइज और कॉन्फ्लिक्ट में, उसके कॉन्फ्लिक्ट में लाई करता है। लाइक जैसे वो अपनी वाइफ के लिए हीरो हो सकता है बट अपने ब्रदर के लिए वो विलेन है। साइकोलॉजिकल रियलिज्म भी देखने को मिलता है, जो कॉनराड डिल्व्स इनटू द इनर टर्मोइल ऑफ हिज कैरेक्टर, क्योंकि वो उसके इनर टर्मोइल में जा रहे हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये कहने के साइकोलॉजिकल रियलिज्म की भी बात है। नाउ कमिंग टू द एमसीक्यूज। So before starting mock, I would like to share that कि we will bring SLST 2025 mock series. Okay, जिसमें हम जितने भी सिलेबस हमने कवर किए, जितने भी चैप्टर्स हमने किए, उनसे हम MCQs लेकर आएंगे, and that will be very insightful for you all. So the very first question is, who is the central narrative character in The Lagoon? So whether it is Arshad, Dian Marola, Tuan, or Diamela. So it is Arshad who narrate the story. What is the profession of Tuan in the lagoon? Tuan जो एक white person है, उसका क्या, whether he is a trader, soldier, European official or a missionary. So he is a European official. What is the setting of the lagoon? Whether it is set in Indian forest, African savanna, Malaysian river and swamp, Indonesian coast. So it is set in Malaysian river and swamp. Arsat love interest in lagoon is named. So whether it is Amina, Sita, Diamelan or Lina. So says Diamelan. What natural feature give the story its title? A cave, a waterfall, a lagoon or a volcano. So it is a lagoon. Who accompanies Arshad in the lagoon? His wife, his brother, a native tribe or Tuan. So his wife was living with Arshad in the lagoon. How does Arshad's brother die? He drowns in the lagoon. He is shot while helping Arshad escape. He is killed by the wild animals. He dies of malaria. So he is shot while helping Arshad escape. What theme is not explored in the lagoon? Not explored in the lagoon. Whether it is betrayal, colonialism, love and loyalty, or science and technology. So it is science and technology which is not explored in the lagoon. What does the lagoon symbolizes in the story? A path of salvation, a peaceful solitude and guilt, a place of justice, political conflict. So it is peaceful solitude and also guilt is there. What genre base describe the lagoon? Whether it is a satire, allegory, psychological realism, or science fiction. So it is a psychological realism. What is the tone of the story? Whether it is humorous and ironic, romantic and idealistic, dark and tragic, or utopian. So it is dark and tragic. What causes Arshad's moral conflict in the story? Choosing between his homeland and his love, abandoning his brother to save his love, leaving the lagoon to seek fortune, killing a European colonizer. So he abandoned his brother to save his love. What is Diamelan's condition during the main event of the story? She is recovering from illness, she is pregnant, she is dying, she is about to leave Arshad. So she is dying, she is suffering from fever and she is dying. What is the name of the European visitor? Whether the name is Kurj, Tuan, Marlo, Kinabalu. So it is Tuan. What was Ursa's social status before coming to Lagoon? So he was a tribal chief, he was a servant, he was a warrior, he was a prince. So he was a servant in Maharaj's court. How does Tuan react to Ursa's story?
So with anger, with mockery, with detached sympathy, or with tears. So he is very much detached. Why is Arsad filled with guilt? So he betrayed his people, he sacrificed his brother for love, he lied to Tuan, he killed a man for Diamela. So he sacrificed his brother for love. Who says the line? Can there be peace for the man with a heart that remembers? So whether it is said by Tuan, Arshad, Diamelan or narrator. So it is said by Arshad. What is Arshad's final resolution? To bury his brother, to return and fight for justice, to die in the lagoon, to leave Tuan and join a new tribe. So to return and fight for justice. What happens at the end of the story? Arthur dies, Tuan kills Arthur, Tuan lives in silence, Diamela recovers. So Tuan lives in silence. What narrative technique is used in Lagoon? Whether it is epistolary, first person monologue, frame narrative, stream of consciousness. So as I told you, it is frame narrative. Which literary device is heavily used in the Lagoon? Whether it is irony, allegory, symbolism, or paradox. So it is symbolism. When was The Lagoon first published? So it was published in 1897. The Lagoon is Joseph Conrad's first short story, novel, essay, or play. So it is his first short story. Who represents the European colonial presence in the story? Whether it is Ursa, Tuan, Diamela, the native chief. So it is Tuan. The silence of the lagoon represents tranquility, death and unresolved guilt, joy or triumph. So it symbolizes death and unresolved guilt. The line, there is no peace and no rest in the world, reflects colonial ambition, Arsat's internal turmoil, Tuan's philosophy, tribal prophecy. So it is Arsat's internal turmoil. Conrad's use of setting helps reinforce religious values, characters, morality, emotional and moral atmosphere, nationalist sentiment. So it shows emotional and moral atmosphere. What contrast is presented between Tuan and Arsat? So whether it is East versus West, strength versus weakness, rich versus poor, realist versus romantic. So it is East versus West. What does Diamelan symbolizes in the story? Political unrest, nature's cruelty, Arsat's passion and downfall, cultural purity. So it shows Arsat's passion and downfall. Arsat considers his brother to be cowardly, his moral compass, jealous, misguided. So he is his moral compass. Why did Arsat and his brother abduct Diamelan? Whether she was a royal captive, she was about to be married, Arsat loved her and couldn't have her otherwise. She belonged to another tribe. So because they abduct her, because Arsat loved her, which element is not a part of Conrad's narrative style in Lagoon? Whether it is dense prose, psychological depth, humor and satire, descriptive naturalism. So it is humor and satire which is not there in the story. The primary mode of the story is nostalgic, witty, melancholic, or hopeful. So it is very much melancholic. The term tuan in Malay word meaning master or sir, slave, brother, judge. So it means master or sir. Arsat storytelling to tuan happens mostly at night, noon, during a storm, at sunrise. So it happens during night. The voice of the narrator in the lagoon is objective and detached, biased, satirical, highly emotional. So it is very much objective and detached. What is the significance of the firelight in the story? So it is a symbol of purity or the symbol of life fading, justice, colonial power. So it is the symbol of life fading. The rain and mist in the story represent
hope and rebirth, confusion and sorrow, clarity, celebration. So it represents confusion and sorrow. Tuan's depart at the end symbolizes judgment, redemption, moral distance, joy. So it symbolizes moral distance. What does Arsad plan to do after Diamelan's death? Avenge his brother, drown himself, join a rebellion, go to Tuan's home. He wants to take avenge for his brother. What tone does Conrad use for nature in the lagoon? Neutral, dominating and airy, beautiful and loving, chaotic and violent. So it is dominating and airy. What does Arshad's brother represent? Sacrifice and loyalty, rebellion, arrogance, colonial dominance. So he represents sacrifice and loyalty. What quality base describes Tuan's attitude throughout the story? Indifferent, empathic but restrained, aggressive, or ignorant. So Tuan throughout the story is very much empathetic but restrained. What does Arsat mean by darkness hides everything? Fear of nature, concealment of guilt and pain, tribal secrecy, cover for enemies. So it is concealment for guilt and pain. What does Diamelan's silence represent? Obedience, mystery, her approaching death, and unresolved fate, disapproval of Arsat. Her silence represents approaching death and unresolved fate of her. Which narrative element opens the lagoon? Arshad backstory, description of nature and surrounding, dialogue between Tuan and Arshad, Dia Milan's illness. So it begins with description of nature and surroundings. The emotional climax of the story is Arshad's confession, Dia Milan's death, Tuan's decision to leave, or Arshad's silence. So the emotional climax is Arshad's confession that I will go and seek justice for my brother. Conrad's colonial fiction often focuses on European superiority, war heroes, psychological and moral dilemmas, native folklores. So they are very much focused on psychological and moral dilemmas. The story ends with Ursat looking at the water, toward the rising sun, at Tuan's boat, into the jungle. So he was looking towards the rising sun. तो ये था आज के वीडियो में लगून के बारे में। आप इससे रिलेटेड पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जो किसी नाम से इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस पर मिल सकता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।